चलिए आज आप लोगों को मिलवाते हैं आपके कोचिंग के सबसे टॉपर स्टूडेंट और 96.88% गेन किए हुए मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। तो उनकी स्ट्रेटेजी, वो बच्चे ने कैसे अपना एग्जाम दिया, क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरह पढ़ा, उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद एक टीचर का, एक कोचिंग का, एक इंस्टीट्यूट का क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी हम सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनवाइट करते हैं रुद्र प्रताप सिंह यादव का। ये जो है छोटी सी गिफ्ट रैम 30 क्लासेस की तरफ से रुद्र प्रताप सिंह यादव के लिए। तो हम आज टॉपर स्टूडेंट से, जो आपके इंस्टीट्यूट रैम 30 क्लासेस के टॉपर हैं, इनसे इनके सब्जेक्ट, इनकी स्ट्रेटजी और इनके एग्जाम टाइम में कितने क्या हॉबीज रही हैं, क्या उसका पैटर्न रहा है, कितने टाइम्स उन्होंने किस चीज के लिए दिया है, सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इनसे बेधड़क पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको मैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूट या इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बैकग्राउंड या इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर की अगर हम बात करें या माहौल की हम बात करें कि हमारा पढ़ाई का नेचर घर पे भी माहौल अगर वैसा होगा तो कैसे हमें, अगर नहीं है तो कैसे बनाना है, और अगर है तो उसको कैसे मेंटेन रखना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज आपके प्रश्न स्टार्ट करते हैं रुद्र प्रताप सिंह यादव से। बैठिए रुद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्नों को। तो आप जो भी जूनियर क्लासेस में हैं या जो भी सीनियर क्लासेस में आप लोग हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी आप जान सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। What is your holiday routine? हॉलीडे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे ये 1 वीक में जो हमारे जो पेंडिंग वर्क होते हैं पहले उनको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद फिर जो हमारे आगे के जो चैप्टर्स मान लीजिए टीचर्स पढ़ाने वाले हैं तो उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी में से खासकर। और उसके बाद जो अपनी सेल्फ स्टडी है वो तो करनी है। How did you practice in last 2 months before exam? लास्ट 2 मंथ्स जब सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी होती है तो होती है पीवाईक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बोर्ड्स में रिपीट हो जाते हैं। तो पीवाईक्यू सबसे पहले सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज, ये सब की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी जो रिवीजन वर्क है वो। Are you using social media? हाँ, मैंने स्टार्टिंग्स के मंथ्स में यूज किया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। तो कितने महीने तक तो मतलब क्या सोशल मीडिया का? सर सोशल मीडिया में यही हो गया, व्हाट्सअप मैंने यूज किया था। और किस चीज के लिए? सर जैसे आप कोचिंग से जो पीडीएफ आते थे, आपसे जो मैं भिजवाता था, या फिर जो स्कूल से कोई नोटिफिकेशन हो गया, इन्हें खासकर पीडीएफ के लिए, पीवाईक्यू या सैम्पल पेपर्स के लिए व्हाट्सएप चलाया था। तो पीवाईक्यू बच्चों को मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं हर सब्जेक्ट के, उसकी बात। और रही बात सिर्फ सोशल मीडिया पर, जहाँ जैसा कि रुद्र ने बताया कि उसने सिर्फ व्हाट्सएप का भी यूज किया, फिर भी किस चीज के लिए? पीवाईक्यू जो कोचिंग से भेजे जाते थे उन्हें सॉल्व करने के लिए और उनके नोट्स को या उनके सॉल्यूशंस को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट, आप कितने घंटों तक पढ़ाई करते थे? ये कोई फिक्स नहीं रहता था, जिस दिन अगर जितना टाइम मिल जाए उतना पढ़ लेते थे। उसका लास्ट के 2 मंथ्स में ज़्यादा पढ़ाई रिवीजन की। Is it important to study in library? नहीं, जैसा आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे, जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं घर पे रहता था तो मेरे को ज़्यादातर नींद आता था, तो मैं पढ़ते पढ़ते नींद आने लगता था, तो मेरे को पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। How much time did you give on every question in board exam? हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइम होता है। जैसे जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं जो सिर्फ रीडिंग के लिए होते हैं, उसमें मैं क्वेश्चंस में जो 20 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं वो मैं टिक कर लेता था। उसके बाद सिर्फ उसको लिखना रहता था। और आगे क्वेश्चन जो ऑप्शनल होते हैं, जैसे 23 में 2 क्वेश्चन है, 1 करना है, तो उसको मैं टिक कर लेता था कौन सा मेरे को अच्छे से आता है, तो वो करके और उसके बाद आगे करता था। How did you manage your time after school? स्कूल के बाद जो जैसे पहले तो जो पढ़ाया गया
उसको दोबारा रिवाइज करना, कि क्लास में जो नोट्स या जो भी पढ़ के आए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें। उसके बाद कुछ होमवर्क मिला है तो उसको कंप्लीट कर लें, और उसके बाद जो अपनी सेल्फ स्टडी है, कि मान लीजिए बुक रीड करना है या एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो फिर अपने कर सकते हैं। और रात को लगभग मैं पढ़ता था 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, उसके बाद नहीं। How much time did you give one subject? वन सब्जेक्ट के लिए कोई फिक्स नहीं रहता था, लेकिन जब अगर मान जिसमें ज़्यादा का वर्क है, जैसे मैथ्स हुआ, तो मैथ्स में एक्सरसाइज क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते थे, तो मैथ्स को कभी ज़्यादा, फिजिक्स हो गए, फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना था, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो भी टाइम टेकिंग थे, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। और जो रिवीजन एसएसटी हो गया, तो इन सबको थोड़ा 1-1 घंटा या और कम ही चलता रहता था। How did you entertain yourself in the middle of studies? देखिए, वो तो जब टाइम मिलता है, तो जैसे फ्री भी रहता था, मेरे को कोई काम तो रहता नहीं घर पे, तो ये भी रहता था कि मैं फ्री रहता था तो कुछ करना क्या है, और पढ़ाई करनी है, सिर्फ एक ही काम, तो वो उसी में लग जाता था। फिर भी पीरियड के दौरान या मान लो आपकी तुम्हारी जो टीचिंग चल रही है उसके दौरान कुछ तो एंजॉयमेंट के लिए या कुछ तो अम्यूजमेंट के लिए यूज करते थे, कोई तो साधन होता होगा या कुछ खेलना हो गया या कोई अनदर एक्टिविटी हो गई सर कुछ या दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ अगर कभी मन कर दिया तो चलो कोचिंग ही ज़्यादा, मतलब कि चलो कहीं घूमने जाना है तो कोचिंग चले चलो, अभी टाइम नहीं, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो चलो कोचिंग चल चलते हैं, तो कोचिंग में ही पढ़ लेंगे, ग्रुप स्टडी, यही यही सब हो जाता था, और कोई तो घूमने या खेलने की कोई बात नहीं। इस बात का पर्टिकुलरली ध्यान देना है कि अम्यूजमेंट के लिए आपके अलग अलग साधन हो सकते हैं। जैसे रुद्र ने बताया कि अगर कोई हमको फ्री टाइम मिल जाता था, तो जैसे संडे का जो टाइम होता था फ्री होता था, तो वो कैसे स्पेंड करते थे? सुबह में तो सर पहले अपना जो फ्रेश रूटीन है वो तो करते थे, उसके बाद फिर मैं 10 AM से लगभग 2 to 3 AM PM मैं कोचिंग में आ जाया करता था, क्योंकि दोपहर में धूप वूप होता था तो उसमें पढ़ने का मन नहीं करता था घर पे, तो मैं कोचिंग में आ जाया करता था। तो हम लोग 3-4 दोस्त हैं, तो आपस में पढ़ते भी थे, डाउट भी करते थे, मस्ती मजाक भी हो जाता था, और उसमें टाइम पास भी हो जाता था और पढ़ाई भी हो जाती थी, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपस में। एवरी संडे 10 AM के बाद 2 to 3 PM तक कोचिंग में ग्रुप स्टडी के लिए टाइम स्पेंड करना, उसमें ग्रुप स्टडी में भी टाइम देना और दोस्तों के साथ अपना अम्यूजमेंट, जब दोस्त ग्रुप स्टडी भी होती है और अपना अम्यूजमेंट का अपना साधन भी हो सकता है। तो इसके ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके सारे कोचिंग्स ऐसे अलाउड करते हो या आप जहाँ भी रहते हो उस तरह के कोचिंग्स इस तरह की व्यवस्था देते हो जैसा कि रैम 30 क्लासेस देता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसके जगह ग्रुप स्टडी आप घर पे भी उस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं है। आप संडे के टाइम को कोशिश कीजिए कि 1-2 या 2 घंटे आप अम्यूजमेंट के लिए दीजिए और उसके बाद ग्रुप स्टडी के लिए दीजिए। ग्रुप स्टडी से ये होता है कि न केवल आप अपने डाउट्स को क्लियर कराते हैं बल्कि दोस्तों के डाउट को भी क्लियर करते हैं, और इससे आपका डबल फायदा होता है। एक तो आपका शॉर्ट टाइम रिवीजन हो जाता है और दूसरा डाउट क्लियर हो जाने से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट अनदर किसी का कोई क्वेश्चन? एट लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि बायो को आप कैसे मैनेज करते थे? बायोलॉजी अगर मैं देखूँ तो वो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो 10th की बायोलॉजी है वो ज़्यादातर ह्यूमन से रिलेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ये सब जितने भी चैप्टर हैं लगभग लगभग सारे ह्यूमन से रिलेटेड हैं। कोई भी बाहर से नहीं पढ़ना है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं पढ़ता, तो ये ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है 10th का बायोलॉजी एज कम्पेयर टू 9th बायोलॉजी। तो 9th में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ये जो 10th में ज़्यादातर चीज़ें हैं उसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारी हमारे रिलेटेड ही होती हैं। तो 10th की बायोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है लगभग लगभग। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर का और कोचिंग का आपके स्टडीज पे क्या इम्पैक्ट रहा? सर का मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, क्योंकि जो भी पहली बात तो नोट्स के लिए सबसे ज़्यादा नोट्स मैंने सर के यूज किए थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कुछ नोट्स नहीं बनाए थे, ज़्यादातर एसएसटी के खासकर मैंने नोट्स बनाए ही नहीं थे, तो मैंने ज़्यादातर सर के नोट्स यूज किए। उसके बाद जो भी सैम्पल पेपर्स है प्रैक्टिस, उसके लिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी सैम्पल पेपर्स की, तो मैं सर से ही PDF भिजवा कर उसी से प्रैक्टिस करता था और आंसर्स भी मिल जाते थे। तो
पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स और नोट्स तीनों में सर की बहुत ज़्यादा हेल्प रही मुझसे। कंप्यूटर को आप कितना टाइम देते थे? कंप्यूटर एडिशनल सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, लेकिन जब लास्ट के नवंबर दिसंबर आने लगे तो मैं जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है उस पे अगर ज़्यादा ध्यान दें तो स्टेप्स तो आते नहीं है बोर्ड्स में, तो स्टेप्स तो याद करने की जरूरत नहीं है। जब पहले मैं स्टेप्स याद करते थे कंप्यूटर का, उसके बाद मेरे को समझ में आया डिफिनीशंस ही आते हैं, तो डिफिनीशन काफ़ी ईजी होते हैं। उसको अगर आप प्रैक्टिकल किए हैं तो उसका डिफिनीशन आराम से याद हो जाता है, अपने से भी वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो उसको कंप्यूटर के लिए कुछ ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन तब भी उसको अगर रोज 1 घंटा भी दिया जाए तो मैक्सिमम है। एग्जैक्टली आप वन डे में कितने आवर्स पढ़ते थे? जो स्टार्टिंग से मंथ्स में तो ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, तो मैं उस टाइम जो स्कूल के बाद जो टाइम बचता था पहले तो मैं कोचिंग आ जाया करता था, 2 घंटे 6 बजे तक मैं यहाँ रहता था। उसके बाद 7 बजे से मैं अपनी पढ़ाई चालू करता था, तो मेरे ख्याल से लगभग 10 बजे तक मैं पढ़ाई करता था 3 घंटे। उसके बाद जब लास्ट में जब मंथ्स आए तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, तो स्कूल छोड़ दिया था मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया था, तो उस टाइम 6 to 8 आवर्स कभी 9 आवर्स ऐसे हो जाते थे। जैसा कि बताया गया कि स्कूलिंग में जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जब भी कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपके पास एनफ टाइम होता है। इन केस अगर स्कूल अलाउड आपका करता है तो आप सेल्फ स्टडी के लिए आप घर पे अपना समय दे सकते हैं, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया हो। अगर कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है देन आप स्कूल को ही ज्वाइन किए रहिए, और वहां भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस और बाकी सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाते हैं। और अगर वहां आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए, और इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो इंस्टीट्यूट में वो टाइम दीजिए। लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं माहौल बनाने के लिए। तो माहौल के लिए अगर आपके यहाँ घर पे सुविधा है तो कोई लाइब्रेरी कंपलसरी नहीं है। आज के समय में बच्चों को एक मन में एक बहुत ही ये अडिग भावना चली जा रही है कि लाइब्रेरी क्या ज्वाइन करना जरूरी है। ऐसा है ना कि हमारे घर पे अगर पढ़ने का माहौल है, अगर आपको एक अपना खुद का प्राइवेट रूम दिया गया है जिसमें आप आसानी से आप बैठ करके अपने स्टडी को टाइम दे सकते हैं, तो आप वहीं टाइम दीजिए। कोई लाइब्रेरी की ज्वाइनिंग नहीं है। लेकिन अगर आपके घर पे माहौल नहीं है तो आप लाइब्रेरी को टाइम दीजिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट में, अगर आपकी इंस्टीट्यूट व्यवस्था कराती है तो आप इंस्टीट्यूट में टाइम दीजिए। जैसा कि रैम 30 क्लासेस में आपको लाइब्रेरी की व्यवस्था या पढ़ने के लिए एक आपका अपना पर्सनल केबिन दे दिया जाता है कि आप वहां आकर के जितने देर चाहें आप उतने देर पढ़ सकते हैं, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, न थी, न है और न ही कभी होंगी। आप जितना समय चाहें, दिन हो या रात, 24 आवर आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जैसा कि डेली के रूटीन में रुद्र ने बताया कि वो आफ्टर स्कूल की बात करें तो कोचिंग 2 घंटे की होती थी। कोचिंग के बाद जो समय बचता था वो उस समय में 3 से 4 घंटे तक की सेल्फ स्टडी, मिनिमम 3 घंटे तक की सेल्फ स्टडी, जैसे 7 PM to 10 PM तक की सेल्फ स्टडी हुआ करती थी। और उसके बाद सबसे बेटर है सेल्फ स्टडी। उसके बाद आपके डाउटनेस के लिए आपके सर, आपकी कोचिंग, आपके इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करता है, चाहे जैसे भी हो। उसके बाद आखिरी के 2 मंथ की जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है उसके बारे में मैं चाहूंगा एक बार और एक्सप्लेन आप कर दो। सर जो आखिरी के 2 मंथ्स हैं तो उसमें सर एक्चुअल में आखिरी के 2 मंथ्स में प्रिपरेशन हुई थी कि 3 मंथ्स में तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मुझे लग रहा है 2 मंथ्स में ही। यस हाँ, तो आखिरी के 2 मंथ्स का प्रिपरेशन का मैं चाहूंगा एक बार और एक्सप्लेनेशन दे दूं बच्चों को। सर आखिरी के 2 मंथ्स में सबसे पहले सर मैंने दो रोज पेपर्स रिवाइज में जो मैंने सॉल्व कर चुके थे उनको कम टाइम लगता था, फिर 2 ही घंटे में हो जाते थे, कोई 1.5 घंटे में हो जाते थे। जो सब्जेक्टिव थे तो वो 1.5 घंटे में हो जाते थे, मैथ्स के 2 घंटे लग जाते थे। तो ऐसे 4-5 घंटे तो मैं रोज सिर्फ सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही देने लगा। उसके बाद फिर मैं जो रिवीजन वर्क था, जैसे मैंने एसएसटी पे पूरे साल भर कम काम किया था तो उस पे मैंने ज़्यादातर फोकस किया, मतलब दिन के 3-3 घंटे एसएसटी चले जाते थे, क्योंकि उसका एक ही चैप्टर भी खत्म, एनसीईआरटी रीड करता था। उसके बाद उसके पीवाईक्यू जो भी हैं उस चैप्टर्स के रिलेटेड, और उसके बाद मैंने ओसवाल की बुक खरीदी थी, तो उसमें भी जो क्वेश्चन होते थे वो भी अच्छे थे, क्योंकि उसमें मतलब पता चलता था कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड्स में, तो उससे भी हेल्प मिली थी। और उसके बाद फिर साइंस और मैथ्स जो भी हैं उसको तो टाइम देता ही था 2-2 घंटे, और 3 घंटे एसएसटी ज़्यादा हो जाता था। और इंग्लिश में मैंने लास्ट में ज़्यादा फोकस किया था, तो उसमें भी मेरे को रोज़ कम से कम 3 घंटे उस पर भी देने पड़ जाते थे।
यानी डेली रूटीन की अगर हम बात करें कि एग्जाम से 2 मंथ पहले तुम्हारी 10 आवर की पढ़ाई होती थी आखिरी के 2 मंथ में, और बाकी समय के लिए उसने रुद्र ने सिर्फ 3 आवर्स ही अपने स्टडी को टाइम दिया, और आखिरी के 2 मंथ्स में 10 आवर तक का टाइम दिया। उसमें PYQ क्वेश्चंस थे जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड आपको कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, उसका न कोई चार्ज पहले था न है, और न ही आगे रैम 30 क्लासेस इस PYQ के लिए कोई आपका चार्ज लेगा। आप चाहें तो उसका प्रिंटेड या PDF आप जिस माध्यम से चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। PYQ का क्या इम्पैक्ट रहा एग्जाम में? सर PYQ के ज़्यादातर इम्पैक्ट तो मैंने देखे मैथ्स में और साइंस में, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट साइंस के तो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गए थे। 3-4 क्वेश्चन मेरे को ही मिल गए थे जो मैंने एकदम टिक एकदम मैंने पहले सॉल्व किए थे, और उसको सॉल्व करने में मेरे को टाइम भी नहीं लगे थे। और मैथ्स में कॉन्सेप्ट जो थे सिर्फ नंबर चेंज हो गए थे, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो पूरे वही लग रहे थे। 1-2 क्वेश्चन मैथ्स में तो मेरे को लगता है पूरा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था वही सिर्फ अलग हो गया था, नहीं तो और सब तो मेरे को लग रहा है सारे कॉन्सेप्ट पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे उसमें। और उसमें उसके बाद अगर कोई बात करें तो SST क्वेश्चन में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके भी क्वेश्चन ज़्यादातर PYQ ही थे। SST से बच्चे लगभग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो SST को लेकर के उसके लेंथी सिलेबस को लेकर के मन में एक डर बिठा लेते हैं कि वो सिलेबस से नहीं कंप्लीट हुआ, स्कूल से उसकी आपकी पैटर्न पूरा नहीं हुए। इंस्टीट्यूट में भी आपको SST के लिए हर जगह इस तरह का, जिस तरह रैम 30 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता है हर तरह का मटेरियल, वो नहीं प्रोवाइड कराता है। लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट की बात नहीं मैं जानना, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात जान रहा हूँ। तो SST के पर क्या इम्पैक्ट पड़ा PYQ का? सर SST के इम्पैक्ट भी आते हैं तो उस पर PYQ मैंने कहा ये लॉन्ग आंसर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर नए नहीं थे, मतलब ज़्यादातर पुराने ही थे, PYQ में से ही आ गए थे। और डायरेक्ट उसमें कुछ मेरे को ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा था क्योंकि वो मैंने पहले ही सॉल्व कर रखे थे, तो उसमें तुरंत मैंने उसको कर भी दिया था। और जो ऑब्जेक्टिव थे वही थोड़े बदले थे, नहीं तो और सब तो सेम था PYQ जैसे। मुझे जहां तक याद है इंस्टीट्यूट ने यानी रैम 30 क्लासेस ने सभी बच्चों को, CBSE के सभी बच्चों को जो PYQ प्रोवाइड कराए थे, एक सब्जेक्ट के 10 सेट प्रोवाइड कराए थे, और वही 10 सेट हर सब्जेक्ट के आपके IT अगर एडिशनल सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट थे उनके 10 सेट अगर आप सॉल्व करते हैं उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और ये आपको विद इन आप अगर जुलाई सेशन में इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो, अगस्त सेशन में ज्वाइन करते हो तो, या जून या मार्च या अप्रैल जिस सेशन में ज्वाइन करते हो, जैसे ही कोर्स कंप्लीट, मुझे जहां तक लग रहा है रुद्र हम लोगों ने कोर्स को अगस्त में खत्म कर लिया था। Yes. अगस्त में इंस्टीट्यूट में सारे टर्म्स के कोर्सेज खत्म हो चुके थे। हम लोगों ने रिवीजन किया, मुझे लग रहा है 3 टाइम्स रिवीजन हुआ था। 3 टाइम्स हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट पर रिवीजन के लिए टाइम दिया। स्पेशली मैथ साइंस को जो बाकी कोचिंग्स भी फोकस करती हैं, मैथ साइंस और इंग्लिश SST। हिंदी पर थोड़ा सा कम ही ध्यान रहता है क्योंकि हिंदी एक हमारी मातृभाषा का सब्जेक्ट है, तो उस पर हम लोगों ने लास्ट मंथ में ही बस मेहनत की थी। बाकी सारे सब्जेक्टों पर हम लोगों ने रिवीजन किया नियर अबाउट 3 टाइम्स। तो ये आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं। और जैसा कि रैम 30 क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पहले समय में सिर्फ ऑफलाइन ही चलता था, लेकिन अब आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से भी PYQ के क्वेश्चंस, अपनी स्ट्रेटजी, हर बच्चे का क्या स्ट्रेटजी प्लान रहा है, जैसा कि इस टाइम की अगर हम 2023 और 24 के टॉपर्स में रुद्र प्रताप सिंह यादव की बात करें तो इनकी स्ट्रेटजी आज आप लोगों के सामने है। ऐसे ही आगे आने वाले समय में जो भी बच्चे होंगे, उनके टॉपर्स होंगे, उनकी स्ट्रेटजी हम आपको आपके ही लैंग्वेज में और आपके ही जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके ही माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे। और भी बच्चे जो भी ऑनलाइन माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं, वे भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको फेस टू फेस आगे के समय में भी रुद्र आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी प्लान रहा है। खासकर वे गांव और देहात के क्षेत्रों से रिलेटेड जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे गांव या देहात के क्षेत्रों से रिलेटेड होते हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। ऑब्वियसली CBSE वाले बच्चे, यूपी बोर्ड के भी बच्चे
का तो डाउट होता ही होता है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों के ऊपर एक कस्टमाइज प्रेशर आ जाता है, खासकर इस बार इंग्लिश के पेपर को लेकर के। इंग्लिश का पेपर हर साल मॉडरेट बनता था, लेकिन इस बार हाई स्टैंडर्ड का पेपर बन गया था। तो हमें तैयारी हाई स्टैंडर्ड की ही करनी है, हमें इजी मॉडरेट की नहीं करनी, हम तैयारी हाई स्टैंडर्ड की करें। और जब आप PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो उसमें आप हाई स्टैंडर्ड लेवल तक की भी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसमें आपको इजी मॉडरेट और हाई स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। अब रैम 30 क्लासेस जो भी PYQ प्रोवाइड कराता है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराता है किसी भी बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं सिर्फ वही, जो भी बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट के माध्यम से भी वो जुड़ सकते हैं, और वो बहुत ही जल्दी मैं व्हाट्सएप चैनल भी लागू करने वाला हूं, और टेलीग्राम चैनल पर भी रैम 30 क्लासेस की अपनी चैनल लागू होगी, तो उस पर भी PYQ आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस PYQ की खासियत ये है कि इसके आंसर्स, आपको किसी वीडियो फुटेज की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी टर्म पे खोजने की जरूरत नहीं है। PYQ जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स PYQ में ही सॉल्व्ड बिल्कुल दिए रहेंगे, और उसके बाद उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस के डाउट होंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन जैसे ही आप कमेंट के माध्यम से आप पूछते हैं ये जिस भी क्वेश्चन पर कि ये सर ये इस क्वेश्चन की क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन विद इन 1 वीक यूट्यूब चैनल पर आप रैम 30 क्लासेस के अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपका कोई रहा हो, कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप पूछ सकते हैं। एनफ। तो स्ट्रेटेजी प्लान जैसा कि रुद्र ने अपना शेयर किया, और ये 96.88% इस कोचिंग का हाईएस्ट परसेंटेज रहा है अभी तक का। इससे पहले सीबीएसई में 89%, 91 पॉइंट समथिंग परसेंट, 92.88% यहाँ बच्चे लाए हैं, लेकिन हाईएस्ट परसेंटेज इस ईयर 2023-24 का रहा है 96.88%। रुद्र प्रताप सिंह यादव का। और आपने उनकी स्ट्रेटेजी सुनी, कैसे पढ़े, किस तरह का माहौल मिला, कैसे किस तरह के कोचर आपको मिलते हैं, या किस तरह से आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हेल्प करता है, स्कूलिंग की क्या खासियत होती है, या और भी जो भी चीजें हैं आपके सामने क्लियर हुई। बायो को लेकर के या IT एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर के भी आपके जो डाउट थे, मुझे लग रहा है कि उसके आंसर्स रुद्र ने अच्छे से दिए हैं आपको। और आप जो भी बच्चे देख रहे हैं ऑफलाइन जो तो है वो तो है ही, जो ऑनलाइन भी हमारे बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकते हैं। आगे भी आपके डाउट पर वीडियो बनाया जा सकता है अगर आपके कमेंट्स के माध्यम से इस पर क्वेश्चंस आते हैं तो। अब मेरे कुछ पर्सनल, चूंकि ये इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बात है तो कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं पूछना चाह रहा हूं। पहला ये कि कोचिंग का क्या मैंने यह प्रश्न पहले भी तुमसे पूछा कि कोचिंग का इम्पैक्टनेस की बात करें तो रैम 30 क्लासेस में क्या स्पेशल है अदर क्लासेस से लगा, क्यों इसको ज्वाइनिंग करने के पीछे क्या? सर रैम 30 क्लासेस सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये लगती है कि इसमें टाइम लिमिट नहीं है। जैसे हम लोग की कोचिंग तो पहले फिक्स थी, मतलब 1 ही घंटे चलेगी, और किसी कोचिंग में जाओ तो मतलब 1 से 1.5 घंटे हो जाते हैं, और क्या उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन रैम 30 क्लासेस में 1.5 घंटे 2 घंटे का 3-3 घंटे भी बीत जाते थे, कुछ पता नहीं चलते थे। तो ये खासियत है। और उसके बाद दिन में जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता था तो घर पे नहीं मन लगता है तो कोचिंग में आके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे फ्री टाइम में भी हम जब मन चाहे तो पढ़ सकते हैं। घर में कोई मतलब रोक टोक नहीं था कि मतलब आप इतने बजे ही आना है, इतने घंटे पहले नहीं आ सकते, इतने घंटे बाद नहीं आ सकते, जब चाहे दिन रात कभी भी हम लोग रुक सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। और ये स्पेशलिटी शुरू से ही रहा है रैम 30 क्लासेस का, और ये हमेशा पहले भी था, है और हमेशा रहेगा, और इसका कोई चार्जेस नहीं है ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी। और ऑनलाइन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके वीडियो सॉल्यूशंस या अभी जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सारे आपके यथावत समय कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे और आपके क्लियर किए जाएंगे। और बाकी कोचिंग का इम्पैक्ट मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ता या ये कोचिंग अच्छी है या कोचिंग बुरी होती है। कोचिंग सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने रूल के हिसाब से सब स्ट्रेटेजी चलाते हैं, लेकिन चूंकि गोरे बाजार क्षेत्र की या जो कोचिंग है, हर कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हैं इस गोरे बाजार क्षेत्र में, लेकिन
मैं अपने कोचिंग की स्पेशलिटी, जैसा कि रुद्र ने बताया अभी, और बच्चों के लिए भी, कि आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहें तब आ सकते हैं। और आप अपनी स्ट्रेटजी बस पढ़ाई करने के लिए, आप अगर पढ़ाई से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उन सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, और जितने घंटे आप चाहें उतने घंटे यहाँ बैठ करके पढ़ सकते हैं, दिन हो या रात, आप कभी भी रुक सकते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसका कोई चार्जेस नहीं है आपके, बिल्कुल यह निःशुल्क है। और जो भी बच्चे मेरे क्षेत्र के अगर आसपास की जो भी वीडियो इस माध्यम से देख रहे हैं या देखेंगे, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि बिल्कुल यहाँ पढ़ाई के लिए कोई लाइब्रेरी जैसी कोई व्यवस्था तो बहुत इस्टेब्लिश नहीं है, बट आपके लिए पर्याप्त स्पेस है। आप जितने देर चाहें उतने देर पढ़ सकते हैं, जितने समय तक चाहें उतने समय तक पढ़ सकते हैं। और बहुत ही जल्द रैम 30 क्लासेस, वाईफाई लेस सुविधाएं, 24/7 वाईफाई, प्लस आपके बुक्स, जितने भी बुक्स हैं वो सारे बुक्स बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराएगा। आप अगर आपके पास बुक्स की कमी है तो आप यहाँ से भी आकर के यहाँ बुक्स लेकर के पढ़ के, और आप फिर यहीं लाइब्रेरी में, यहाँ के ही लाइब्रेरी में आप ज्वाइन कर दे सकते हैं। अक्सर ये होता है कि क्षेत्रीय बच्चों को फीस की वजह से एनसीईआरटी की बुक्स लग जाती हैं, साइड बुक्स की दिक्कत पड़ती है, तो साइड बुक्स के लिए यहाँ पर्याप्त आपके पास बुक्स मिलेंगी और आप एक्स्ट्रा समय में आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये वैलिडेशन में सिर्फ एक बाउंडेशन है, यह सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए अलाउड है जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अनदर आपके भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम में पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस इंस्टीट्यूट की तरफ से रुद्र के लिए एक बार और क्लैपिंग आप लोगों के समक्ष होनी चाहिए। और बाकी आप जैसा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी समय देना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कोचिंग से जुड़ करके आप दे सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अगले टॉपर आप बने। थैंक्स।